हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 10th का आप लोगों का सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान, यानी कि आप लोगों का विषय है सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस है। त्रैमासिक परीक्षा का ये आप लोगों का पेपर है 2024-25 का, बिल्कुल न्यू पेपर है, वायरल पेपर है। पेपर का कोड है यानी कि आप लोगों का जो पैटर्न है क्या है, DA है, यानी कि ये बिल्कुल वायरल पेपर है 2024-25 का। आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं बाबू कि ये आप लोगों का जो पूर्णांक 70 में 70 नंबर है, बिल्कुल कंप्लीट कराएंगे। और ये पेपर आप लोगों का त्रैमासिक परीक्षा के लिए सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं, आप लोग का अर्धवार्षिक एग्जाम के लिए अर्धवार्षिक पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और आप लोग का प्री बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यानी कि सभी पेपर में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन है सभी बोर्ड एग्जाम में आएंगे और यहीं से मतलब पूछे जाएंगे। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन है सभी संपूर्ण हल के साथ इस वीडियो में बताया जाएगा एंड समझाया जाएगा। पहला यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न से स्टार्ट होता है, जिसमें से 20 MCQ रहेगा। एक नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, 20 MCQ रहेगा। 20 नंबर यहाँ से भी कंप्लीट करा देंगे और 50 नंबर आप लोग का वर्णनात्मक प्रश्न से भी कंप्लीट कराएंगे। जिसमें से प्यारा सा पहला सा क्वेश्चन दिया गया है कि वियना संधि कब हुई थी, यानी कि वियना संधि कब हुई थी हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू, वियना संधि 1815 ईस्वी में हुई थी। हमारा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, यंग इटली सोसाइटी के संस्थापक थे, यानी कि यंग इटली सोसाइटी के संस्थापक कौन थे हमें यह बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ग्रेवाल्डी थे। कौन थे? ग्रेवाल्डी थे। हमारा कौन सा, ये बी वाला ऑप्शन इसका भी राइट हो जाएगा। देखो बाबू, इसके यंग इटली के सोसाइटी जो थे बाबू, ये बहुत स्टूडेंट गलत कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ये ग्रेवाल्डी नहीं होगा बाबू, ज्यूसेppe मैस्सिनी होगा, यानी कि ज्यूसेppe मैस्सिनी हो जाएगा। ग्रेवाल्डी आप लोग गलती मत करिएगा, यहाँ पर आप लोग का ज्यूसेppe मैस्सिनी हो जाएगा। ठीक है, हमारा कौन सा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। फिर तीसरा क्वेश्चन दिया गया है कि फ्रांस की में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई थी, यानी कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई थी। तो 1871 में हुई थी। और यानी कि तीसरा क्वेश्चन हमारा जो दिया गया है कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई थी, यानी कि फ्रांस में जो गणतंत्र की घोषणा हुई थी, वेरी इंपॉर्टेंट, जितना भी क्वेश्चन है सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि 1871 ईस्वी में हुई थी। हमारा कौन सा, डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। ठीक है, फिर 4 वाला क्वेश्चन दिया गया, यानी कि चौथा क्वेश्चन दिया गया, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था, यानी कि असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था हमें यह बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू, रॉलेट एक्ट था। क्या था? रॉलेट एक्ट था। ये डी वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन 5 वाला क्वेश्चन, यानी कि 5वां क्वेश्चन दिया गया कि सबनीय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था, यानी कि सबनीय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था हमें यह बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1930 ईस्वी में चलाया गया था, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 1930 ईस्वी में। और फिर जो 6 वाला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया था, यानी कि जो वंदे मातरम गीत था वो किसके द्वारा लिखा गया था हमें यह बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू, ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया था, यानी कि ए वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन का आंसर बता रहे बाबू सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक से इसको देखिएगा और समझिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन 7वां वाला दिया गया, बेल्जियम की राजधानी है, यानी कि बेल्जियम की राजधानी क्या है। तो बेल्जियम की जो राजधानी है ब्रुसेल्स है। क्या है बाबू? ब्रुसेल्स है। हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन दिया गया, भारत में कुल कितने संघीय राज्य है, भारत में कुल कितने संघीय राज्य हमें ये बताना है। तो बाबू भारत में 28 संघीय राज्य है। ठीक है, हमारा कौन सा, सी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया 9 वाला क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से कौन सा विश्व संघ सूची में शामिल है, यानी कि विश्व संघ सूची में विश्व नहीं है बाबू, विशेष संघ सूची में कौन सा शामिल है हमें यह बताना है बाबू। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा सही आंसर हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा, यानी कि डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा इसका। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है, यानी कि पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन क्या है। तो ये जो है जल है। क्या है बाबू? जल है, यानी कि वाटर है। हमारा कौन सा, सी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 11 वाला दिया गया, लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, यानी कि लाल पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो दक्कन के पठारों पर पाई जाती है। देखो बाबू, दक्कन के पठारों के पाई जाती है, हमारा ए वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो 12 वाला दिया गया है, यानी कि जो 12 वाला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है, यानी कि सुंदरवन जो राष्ट्रीय पार्क है, यानी कि नेशनल जो पार्क है वो कहाँ पर स्थित है, किस मतलब वो प्रदेश में स्थित है, स्टेट में हमें ये बताना है। तो इसका जो 12 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में स्थित है। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा बाबू, ये सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन जो दिया गया है कि सलाल बांध, 13 वाला क्वेश्चन दिया गया, सलाल बांध किस नदी पर स्थित है, यानी कि सलाल बांध किस नदी पर स्थित है हमें यह बताना है। तो ये चिनाब नदी
पर स्थित है, यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन 14 वाला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से किसे औसत आय भी कहते हैं, यानी कि औसत आय किसे और किसे कहते हैं हमें यह बताना है। तो प्रति व्यक्ति आय को ही औसत आय कहते हैं। हमारा कौन सा ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन 15 वाला दिया गया कि कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक रोजगार देता है, यानी कि कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक रोजगार देता है। तृतीय क्षेत्र जो होता है बाबू, यही सबसे अधिक सबसे ज्यादा रोजगार देता है, यानी कि ये एक मतलब सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि 16 वाला क्वेश्चन जीडीपी से क्या तात्पर्य है, यानी कि जीडीपी जो होता है सकल घरेलू उत्पाद होता है। क्या होता है, सकल घरेलू उत्पाद होता है। सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है क्या कि चिपको आंदोलन संबंधित है, यानी कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। तो वन संरक्षण से संबंधित है बाबू, वन संरक्षण यानी कि कटान को रोका गया था ना, तो ये इसी से संबंधित है। बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है निम्न में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो उत्तराखंड या उत्तरांचल में ये जो दोनों है, मतलब ये सीढ़ीदार खेती की जाती है। डी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया लाहौर अधिवेशन में किसकी मांग की गई थी। तो पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। किसकी बाबू, ये पूर्ण स्वराज हमारा कौन सा, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा बाबू। जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं ना, सभी को ध्यान पूर्वक से देखिएगा और सभी के जिले में, सभी के मतलब सभी के एग्जाम में यहीं से पूछे जाएंगे क्वेश्चन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। त्रैमासिक का पेपर है, संपूर्ण हल के साथ इस वीडियो में बताया जाएगा और समझाया जाएगा। बस वीडियो का धैर्य बना करके आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा और 70 में 70 नंबर जरूर कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, कोई भी पेपर उठाकर देख लीजिएगा, इसी में से क्वेश्चन आया होगा। ठीक है, कोई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन 2023-24 का बोर्ड का उठा लीजिएगा या अर्धवार्षिक का या कोई भी पेपर उठा लीजिएगा, तो क्वेश्चन आप लोगों को इसी में से दिखाई देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया 20 वाला, यानी कि 20 वाला क्वेश्चन दिया गया जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था, यानी कि कब वेल कंप्लीट हो गया था, हमें यह बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1871 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था बाबू, 1871 ईस्वी में हुआ था। हमारा कौन सा, ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया लघु उत्तरीय प्रश्न दिया गया है, जिसमें से आप लोगों का 16 नंबर पूछा जाएगा। 4 क्वेश्चन रहेंगे इसमें और 4 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन का नंबर रहेगा। ठीक है, इसमें 21 वाला क्वेश्चन दिया गया बाबू कि देखिए क्या दिया गया कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, उसका मुख्य कारण क्या था, यानी कि फ्रांस की जो क्रांति हुई थी वो कब हुई थी और उसका मुख्य कारण क्या था, यानी कि वो क्यों हुई थी। देखिए जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं ना, बार बार इसलिए कह रहे हैं कि आप लोग ध्यानपूर्वक से इस वीडियो को देखो और अंत तक आप लोग देखो। ठीक है, ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, तो देखो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, इसका आंसर आप लोग लिखिएगा। क्या इसका आंसर लिखिएगा कि फ्रांस की क्रांति 1789 में, यानी कि 1789, यानी कि 1789 ईस्वी में हुई थी और 1799 में खत्म हुई थी। कब हुई थी, 1799 में खत्म हो गई थी। और यह राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल के अवधि थी, यानी कि क्या थी, समय थी। इस क्रांति के कुछ प्रमुख कारण ये रहे, क्या रहे, निम्नलिखित हैं। जैसे कि पहला जो आप लोग प्रमुख कारण क्या है, पहला कारण लिखिएगा कि राजा लुई 16वें को निरंकुश राजशाही को आम लोगों को असंतोष है था। और जो दूसरा हो जाएगा, पॉइंट वाइज लिख दीजिएगा, दूसरा आर्थिक असमानताएं थी। और जो तीसरा हो जाएगा सामाजिक अन्याय हो रहा था। और जो चौथा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, किसानों की संपत्ति व्यवस्था से असंतोष थे, यानी कि दुखी थे। और जो पांचवा हो जाएगा पॉइंट हमारा, अमेरिका क्रांति में फ्रांस की भागीदारी थी। और जो लास्ट पॉइंट हमारा हो जाएगा 1788 में देश के ज्यादातर हिस्सों में फसल की विफलता थी, यानी कि सफलता नहीं थी, मतलब पैदावार नहीं थी, कम थी। ठीक है, तो ये वाला हमारा बेल कंप्लीट हो गया बाबू, मुख्य कारण भी और फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, ये वाला भी आप लोग का बेल कंप्लीट हो गया। ठीक है, 4 नंबर ये आप लोग का 4 नंबर कंप्लीट होगा। फिर अगला क्वेश्चन 22 वाला दिया गया कि इटली का एकीकरण की प्रक्रिया बताइए, यानी कि इटली की एकीकरण की प्रक्रिया बताइए। तो इटली की एकीकरण प्रक्रिया देखिए किस प्रकार से आप लोग को बताना। देखिए इटली की जो एकीकरण प्रक्रिया हुई थी, इसका लिखेगा कि यह 2 चरणों वाली प्रक्रिया थी। पहला थी ऑस्ट्रेलिया से आज़ादी पाना और दूसरा इटली के स्वतंत्र राज्यों का एक ही डोमेन में शामिल होना। इतालवी प्रायद्वीपीय के इन विभाजनों ने इटली के एकीकरण की क्या थी, प्रक्रिया में मदद की। और इतालवी के एकीकरण की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया फ्रैंको युद्ध से हुई और जो 1859 में हुआ था। क्या होता, 1859 ईस्वी में हुआ था। इतना लिख दीजिएगा बाबू आप लोग का 4 नंबर, तो इसमें भी वेल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अथवा करके आप लोगों के लिए भी ऑप्शन दिया जाएगा, यानी कि ऑफर दिया जाएगा कि यूरोप में मध्य वर्ग का उदय क्यों हुआ था। इसको आप लोग करना चाहे तो कर सकते हैं, वैसे तो आए आप लोगों को आंसर बता दिया। ठीक है, 23 वाला क्वेश्चन हमारा जो दिया गया है, देखिए 23 वाला क्वेश्चन मृदा अपरदन के उत्तरदायी कारणों का वर्णन कीजिए, यानी कि विस्तार पूर्वक से बताना है। तो देखिए मृदा अपरदन को जो मतलब करना है, क्या करना है, देखिए
मृदा अपरदन के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि आप लोग हेडिंग डाल दीजिएगा। क्या निम्न कारण हो सकते हैं, जैसे कि आप लोग पहला हेडिंग डालिएगा वनों की अंधाधुंध कटाई। ये इसमें लिखेगा, क्या लिखेगा कि पेड़ों की जड़ें मिट्टी को बांधती है और उसमें उसे नम रखती है। जंगलों की कटाई से बाढ़ों का आना और आना बढ़ जाता है, ठीक है, जिससे मृदा का अपरदन होता है। ये पहला पॉइंट वेल कंप्लीट हो जाएगा। और दूसरा भी हेडिंग डाल करके लिखेगा, क्या दूसरा में लिखेगा कि अनियंत्रित पशु चराना। इसमें लिखेगा क्या हेडिंग हो जाएगा ये, इसमें लिखेगा पहाड़ों की ढलानों पर पशुओं को अनियंत्रित रूप से चराने से मिट्टी नंगी हो जाती है और बारिश या आंधियों से वह वहां से हट जाती है। ये वाला भी वेल कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला लिखेगा तीसरा वाला बाढ़ और आंधी। इसमें क्या लिखा है, नदियों और बांधों के ना बनने की वजह से बाढ़ आती है और उपजाऊ मिट्टी बह जाती है, यानी कि जो पैदावार मिट्टी होती है वो बह जाती है। ये वाला भी वेल कंप्लीट होगा बाबू, बस इतना लिख दीजिएगा, आप लोग का 4 नंबर इसमें भी वेल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 24 वाला क्वेश्चन दिया गया, सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, यानी कि सत्ता की साझेदारी जो है किस लिए इंपॉर्टेंट है, हमें ये बताना। तो इसका आंसर लिखेगा क्या कि सत्ता की साझेदारी इसलिए आवश्यक है क्योंकि वह एक ऐसी शासन व्यवस्था है जहां समाज के सभी वर्गों से ही लोगों का हिस्सा सरकार में होती है और इसे लोकतंत्र का मंत्र कहते हैं। और सत्ता की साझेदारी को किसी भी देश की गणतंत्र व्यवस्था को मंत्र कहा जाता है और हमारे समाज में शांति और भाईचारा बनाए रखने के लिए सत्ता की साझेदारी आवश्यक है, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी आप लोग का कितना 24 नंबर कहते हैं ना, 24 नंबर आप लोग का कितना 16 नंबर, सॉरी 16 नंबर ये आप लोग का वेल कंप्लीट लघु उत्तरीय क्वेश्चन का वेल कंप्लीट होता है। और रही 24 नंबर की बात, तो इसको भी वेल कंप्लीट कराएंगे, बस वीडियो के अंदर बने रहो धैर्य बना करके। देखो इसमें से आप लोगों का कितना क्वेश्चन रहेगा, 4 क्वेश्चन का रहेगा, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसमें से पहला क्वेश्चन यानी कि 25 वाला क्वेश्चन पूछा गया कि संगठित और असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों की विशेषताएं बताइए तथा असंगठित क्षेत्र के श्रमिक यानी कि मजदूर जो थे क्या समस्याएं थी उसको निवारण करके बताइए, विस्तार पूर्वक से बताइए। तो देखिए संगठित और इसकी विशेषताएं बताना ना, तो इसकी विशेषताएं देखिए, इसकी विशेषताएं निम्न है, यानी कि संगठित और असंगठित क्षेत्र श्रमिकों की विशेषताएं निम्न है। इसमें लिखेगा पॉइंट वाइज, संगठित क्षेत्र के काम करने वाले श्रमिकों से मिलने वाली सुविधाएं आप लोग इसमें लिखेगा और असंगठित वाला बाद में बताते। देखिए इसमें लिखेगा संगठित, इसका आंसर लिखेगा कि संगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को मिलने वाली सुविधाएं निम्न है। जैसे कि पहला पॉइंट में लिखेगा कि संगठित क्षेत्र से काम करने वाले श्रमिकों को नौकरी की सुरक्षा मिलती थी, यानी कि कोई भी मतलब डर नहीं था नौकरी से, ठीक है, कि एक दिन करेंगे दूसरे दिन नहीं करेंगे, रेगुलर होता था और रेगुलर पैसा दिया जाता था, ठीक है। और जो दूसरा पॉइंट इसमें लिखेगा कि संगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को मानसिक वेतन, देखो मानसिक रेगुलर वही समझ लो कि रेगुलर काम रहता ना, भले ही मंथली मतलब सैलरी मिले, मानसिक वेतन मिलता था, यानी कि महीने पर आप लोग पगार होता था उसको दिया जाता था, ठीक है, ये दूसरा हो जाएगा। और जो संगठित में तीसरा लिखेगा क्या कि संगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को चिकित्सा सुविधा, पेंशन, अवकाश यानी कि छुट्टी भी दिया जाता, तबीयत खराब होने की या किसी भी और यात्रा प्रतिपूर्ति जैसी सुविधाएं मिलती थी, ये तीसरा हो जाएगा। और जो चौथा हमारा हो जाएगा संगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को भविष्य निधि सेवा अनुदान भी मिलता था, ये हमारा संगठित क्षेत्र हो जाएगा। और असंगठित क्षेत्र की जो विशेषताएं हो जाएगी क्या हो जाएगी, इस प्रकार है। असंगठित क्षेत्रों के काम करने वाले श्रमिकों की स्थिति इस प्रकार है, जैसे कि पहला इसमें पॉइंट लिखेगा, क्या लिखेगा कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को अनियमित रोजगार मिलता था, यानी कि अनियमित बराबर रेगुलर नहीं रहता था, एक दिन काम चलता था 2 दिन छुट्टी रहता था, तो इसी प्रकार से ये रहता था, ठीक है। और जो दूसरा इसमें पॉइंट लिखेगा, क्या लिखेगा असंगठित में कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को कम वेतन मिलता था, ठीक है, कम पैसा दिया जाता है, जब काम कम करेंगे तो कम पैसा मिलेगा, ठीक है, तो इस प्रकार से ये वाला हो जाएगा। फिर अगला लिखेगा कि इसमें तीसरा पॉइंट लिखेगा, क्या तीसरा पॉइंट में कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ता था, ये वाला भी वेल कंप्लीट हो गया। फिर और भी लिखना चाहे तो ये वाला भी लिख सकते हैं कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को नियमित या दैनिक आधार पर भुगतान किया जाता था, ये वाला भी आप लोगों का हो जाएगा। फिर अगला इसमें असंगठित में लिखिएगा कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को ओवर टाइम, भुगतान, अवकाश, छुट्टियां, बीमारी के कारण जैसी सुविधाएं नहीं मिलती थी। ये बाबू आप लोग का 6 नंबर इतना लिख देंगे, वेल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया सत्ता की साझेदारी किस आधार पर है, वर्णन करके वर्णन कीजिए, यानी कि किस आधार पर स्थित है ये बताइए, वर्णन कीजिए, हमें ये बताना है। देखो इसका आंसर लिखेगा कि सत्ता की साझेदारी के मतलब कई आधार होते हैं, आधार जो होते हैं कई आधार होते हैं, जैसे कि मोटे तौर पर मतलब
देखिए इस प्रकार से लिखेगा, सत्ता की साझेदारी की सामाजिक समूहों के बीच टकराव कम होता है, ठीक है, कम होता है। और आगे लिखना चाहे कि और सत्ता साझेकरण समझौता निम्नलिखित से कम एक से संबंधित प्रावधान होते हैं, जैसे कि राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य और क्षेत्रीय राजनीतिक सत्ता साझाकरण में राजनीतिक कार्यालयों को वितरण एवं निर्णय लेने की शक्तियां का प्रयोग नियंत्रित करने के वाले नियम शामिल होते हैं। यही सत्ता की साझेदारी का आधार होता है। ये भी आप लोगों का 26 वाला क्वेश्चन का 6 नंबर बेल कंप्लीट हो गया। इसमें आप लोगों को ऑफर दिया जाएगा, यानी कि क्या रहेगा, अथवा करके दिया जाएगा, बेल्जियम ने किस प्रकार अपने देश की समस्या का समाधान किया। तो ये वाला भी आप लोग लिख सकते हैं, आप लोग इसका आंसर भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। वैसे हम आप लोग को एक आंसर बता दिए, ये भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया 27 वाला कि 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति के फ्रांस व यूरोप में क्या प्रभाव पड़ा, यानी कि क्या प्रभाव पड़ा हमें यह बताना। तो इसका आंसर लिखेगा कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति यूरोपीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ लाया या मतलब बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। इस प्रकार से लिखेगा आगे क्या कि यह शासक की तानाशाही के खिलाफ महत्वपूर्ण लोकप्रिय विद्रोह था। इसके स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणा को जन्म दिया, जो फ्रांसीसी सीमाओं से परे तक पहुंच गई, यानी कि परे तक पहुंच गई, जिसका प्रभाव पूरी यूरोप पर पड़ा। यानी कि यूरोप महाद्वीप में ये स्थित है ना फ्रांस, तो इस पर पड़ा, ठीक है। तो ये वाला भी आप लोग का 6 नंबर बेल कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया कि भारत में पाए जाने वाली, यानी कि देखो क्या दिया गया, भारत में पाए जाने वाली मिट्टी का वर्णन कीजिए, यानी कि विस्तार पूर्वक से बताना है। देखिए जियोग्राफी से पूछा गया, यानी कि भूगोल से इसमें आप लोग का पूछा गया। ये देखिए इसमें भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के नाम देखिए क्या लिखना है, इसका आंसर लिखेगा क्या। देखिए इसका आंसर आप लोग को ध्यानपूर्वक से समझिएगा बाबू। जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं ना, सभी बोर्ड एग्जाम के लिए है, और जितना क्वेश्चन है हर साल हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर लिखेगा कि भारत में कई प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जिनमें से निम्नलिखित इस प्रकार है, यानी कि इस प्रकार है क्या। पहला हेडिंग डालिएगा जलोढ़ मृदा, यानी कि जलोढ़ मृदा या जलोढ़ मिट्टी। इसमें लिखेगा यह मिट्टी नदियों द्वारा बहाए गए तलछट से बनती है, यानी कि तलछट से बनती है। और यह मिट्टी क्या होती है, बहुत उपजाऊ होती है और धरण वाली होती है। यह मिट्टी भारत के उत्तरी मैदान, नर्मदा और तापी की निचली घाटियों और उत्तरी गुजरात में पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी दो तरह की होती है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी जिसे बंगर कहते हैं, और युवा जलोढ़ मिट्टी जिसे खादर कहते हैं। बाबू ये वाला हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी में। और जो दूसरा मिट्टी का नाम डालिएगा क्या, दूसरा जो डालिएगा क्या, काली मिट्टी, यानी कि काली मिट्टी, काली आप लोग का सोइल हो जाएगा। सोइल मिट्टी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सोइल कहते हैं। इसका हिंदी नाम मिट्टी भी होता है, मृदा भी होता है। तो इसका हेडिंग डालिएगा, इसमें लिखेगा कि यह मिट्टी ज्वालामुखी चट्टानों व लवा प्रवाह से बनी है, और यह मिट्टी दक्कन लावा टेक्ट में पाई जाती है, जिसमें से महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ हिस्से शामिल हैं। ये वाला हो जाएगा। तीसरा लिखिएगा लाल मिट्टी, यानी कि रेड सॉइल में लिखिएगा कि यह मिट्टी मुख्य रूप से भारत के दक्षिणी भाग में पाई जाती है, जिसमें से तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य शामिल है। इसके अलावा मध्य प्रदेश और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में लाल मिट्टी पाई जाती है, और आयरन ऑक्साइड की वजह से इसका रंग क्या होता है, आयरन ऑक्साइड, इसको ध्यान रख दीजिएगा, आयरन ऑक्साइड से इसका रंग लाल मिट्टी का लाल होता है, ठीक है। ये वाला हो जाएगा। चौथा मिट्टी आप लोग लिखना चाहे रेगिस्तानी मिट्टी, इसमें भी थोड़ा लिख सकते हैं। यह मिट्टी भारत के शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र में पाई जाती है, जैसे कि पश्चिम राजस्थान, दक्षिण हरियाणा इत्यादि में पाई जाती है। ये वाला भी आप लोग का 6 नंबर बेल कंप्लीट होगा, ठीक है बाबू। अथवा करके भी इसमें दिया जाएगा, यानी कि क्या दिया जाएगा कि वन्य जीवों का संरक्षण क्यों अनिवार्य है, इसके लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए, इसको लिखिए। तो आप लोगों को देखिए वन संरक्षण का चलाया, चिपको आंदोलन को चलाया, ये वाला इस प्रकार इसको लिख सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को वैसे एक बता दिए, ये वाला भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। और रही बात मानचित्रकार की, तो चलिए इसका आंसर आप लोग को भी बता देते हैं। ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, और जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं ना बाबू, आप लोग इसको देख लीजिएगा ना, हर एग्जाम में यहीं से पूछे जाएंगे, ठीक है। मानचित्र संबंधित प्रश्न दिया गया 10 नंबर का है, 5 क्वेश्चन देंगे आप लोग का। वैसे एग्जाम में जो बोर्ड एग्जाम में आता है 10 क्वेश्चन आता है, एक नंबर का रहता है, ठीक है। यहाँ पर 2 नंबर जो दिया गया देखिए इसमें लिखने वाला है, कोई बात नहीं। देखो क्या वाला क्वेश्चन देगा, वह स्थान जहाँ सितंबर 1920 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, तो ये कलकत्ता में हुआ था, कोलकाता में हुआ था। ये वाला भी हमारा राइट आंसर लिख करके बेल कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया कि कपास उत्पादक एक क्षेत्र है, तो कपास उत्पादक एक क्षेत्र गुजरात है। फिर अगला क्वेश्चन चाय के उत्पादन के लिए एक क्षेत्र है, तो इसका नाम पंजाब है, यानी कि पश्चिम बंगाल है, बहु पंजाब नहीं है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया चौथा वाला, वह स्थान
जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर में हुआ था, 1919 ईस्वी में हुआ था, जो कि पंजाब में, कहाँ पर है, पंजाब में। ठीक है, ये वाला भी वेल कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया बाबू कि डल झील चिन्ह द्वारा, इस चिन्ह द्वारा, और सरदार सरोवर बांध इस चिन्ह द्वारा बताया। तो देखो जो डल झील है ये कहाँ पर है, श्रीनगर में है। ठीक है, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है, और जो सरदार सरोवर बांध गुजरात में है। तो इस चिन्ह द्वारा आप लोग इसको दर्शा दीजिएगा। ठीक है, तो 10 नंबर ये वाला भी बेल कंप्लीट हो गया, यानी कि टोटल 70 नंबर बेल कंप्लीट हुआ ना इस पेपर में। 70 नंबर आप लोगों से कहे थे, तो 70 नंबर यानी कि कहते हैं ना कि 70 में 70 नंबर आप लोग का बेल कंप्लीट कराएंगे ना। तो यही आप लोग का बिल्कुल वायरल पेपर था, जो आप लोग को संपूर्ण तरीके से इस वीडियो में 70 में 70 नंबर बता दिया ना, समझा दिया। आप लोग को ये हमारा प्यारा सा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो बाबू तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। हाँ, इस वीडियो को बाबू क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट होंगे, यानी कि कक्षा 10 के जितने भी स्टूडेंट हैं, उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुँचा दीजिएगा। ठीक है, चलिए आप लोगों से हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।